ये पहला क्वेश्चन हमारा सिनोनिम वोकैबुलरी से है, जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2024 में आया हुआ है। ठीक है, आंसर दीजिए। एक शब्द है पैरामाउंट। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। आइए बच्चों, बताइए। तो जो पैरामाउंट होता है ना, जैसे बच्चे ने बोला पीक, एकदम चोटी, शिखर, एकदम पीक, चोटी, शिखर की बात करता है। ठीक है, पैरामाउंट। तो इसका मतलब हो जाएगा सुप्रीम, सर्वोच्च, सबसे उत्तम, सर्वोच्च, सबसे उत्तम। अब इंफीरियर होता है निम्न, निचले स्तर का। ये लोअर लेवल की बात करता है, ये लोअर लेवल की बात करता है, निचले स्तर का। इंफीरियर है ना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सुना होगा आपने। कोलेटरल होता है संपत्ति। ये कौन सी संपत्ति? मतलब जो हम किसी को ऐसे माने ब्याज कि हमने कोई किसी से पैसा लिया, लोन पर पैसा लिया और संपत्ति रख के पैसा लिया, तो वो जो संपत्ति हमने देकर ब्याज पर जो पैसा लिया, जो हमने लोन पर पैसा लिया, तो वो जो उस प्रकार की संपत्ति, उसे कोलेटरल कहते हैं। ठीक है। ट्रिवियल होता है तुच्छ। तो मतलब तुच्छ मतलब ऐसे में लेस इंपॉर्टेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो। लेस इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है, तो उसे कहते हैं ट्रिवियल, तुच्छ। तो आंसर है हमारा सुप्रीम, पैरामाउंट, सबसे ऊपर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आप इसे देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए कि ये 2024 में भी करंटली आया है, यही 2021 में भी आया, और ये 2023 में 2 बार आ गया। एक बार सीजीएल में आ गया, एक बार एमटीएस में, सीएचएसएल में आया। अब अभी 2024 में ये सीजीएल में फिर रिपीट हो गया। तो ये सेम क्वेश्चन, तो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, चलिए। कहता है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। यहां पर दिया वो प्लेस जहां पक्षी रखे जाते हैं, और यहां पर जो डेफिनेशन थी ये थी कि ए लार्ज केज, एक बड़ा पिंजरा या बड़ी बिल्डिंग, और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, की एक ऐसी जगह कि जहां पर पक्षियों को बंद करके रखा जाता है। तो बेटा वो आंसर होता है, उसका जो आंसर है एवियरी। इसे कहते हैं पक्षीशाला, इसे कहते हैं पक्षीशाला। ठीक है, आंसर ये है इसका। जू होता है चिड़ियाघर, ये होगा चिड़ियाघर। सेंचुरी क्या होता है? जहां पर जानवरों को, पक्षियों को उनकी केयर के लिए रखा जाता है, जहां पर जानवरों को, पक्षी को रखा जाता है लेकिन उनकी केयर करने के लिए, तो ऐसी जगह को सेंचुरी कहा जाता है। हाइव होता है छत्ता। छत्ता क्या होता है? छत्ता क्या होता है? जिसमें मधुमक्खियां रहती हैं। ठीक है ना। तो प्लेस, ये कहता है ए प्लेस फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स टू टेक केयर ऑफ, कि उनकी वहां पर देखभाल की जाती है। तो ऐसी जगह को सेंचुरी कहते हैं, जहां पक्षियों की और जानवरों की देखभाल की जाती है, और जहां पे से पक्षी को पाला जाता है वो एवियरी होता है। ठीक है, चलिए, ये था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन होमोनिम्स है। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और नीम का मतलब होता है नेम। तो सेम नेम वाले शब्द, जो मिलते जुलते शब्द होते हैं। तो देखो पढ़ने में सब एक है, हेयर, 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 ईयर, इसको ईयर पढ़ेंगे, इसको हम ईयर पढ़ेंगे। हेयर, 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 ईयर। आंसर तो बेटा ये बेसिकली चारों वर्ड्स ठीक हैं, लेकिन इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा शब्द एकदम सटीक होगा वो समझना। शब्द चारों ठीक हैं अपनी जगह पर, लेकिन इस सिचुएशन में कौन सा वर्ड अपना मीनिंग कन्वे करेगा, तो ये आपको मीनिंग से समझना पड़ेगा। तो ये जो हेयर होते हैं, तो ये तो बाल हो गए हमारे। ठीक है ना। ये हेयर, ये प्लेस है, यहां इस टाइम प्लेस की बात कर रहा है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है। हेयर ये खरगोश होता है, ये जानवर है।
ये होता है खरगोश। ये शब्द जो है ये जानवर है, खरगोश नाउन है। और बेटा ये जो ईयर होता है इसे कहते हैं उत्तराधिकारी। ये ईयर जो होता है इसे कहते हैं उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी हम समझते हैं कि जब एक राजा उतर जाए, कोई भी इंसान उतर जाए अपनी गद्दी से और वो दूसरे को अधिकारी बना दे तो उसे कहते हैं उत्तराधिकारी। ठीक है, तो कहते हैं यू आर द डैश टू द थ्रोन, कि तुम बाल हो, यहां हो, खरगोश हो या उत्तराधिकारी हो। कि यू आर, क्योंकि बी वाली वर्ब है और बी वाली वर्ब लिंक का काम करती है। यू जो है वो ये हो, ये कौन है, तुम हो। ये कह रहा तुम बाल हो, तुम यहां हो, तुम खरगोश हो और तुम उत्तराधिकारी हो। तो भाई कोई इंसान उत्तराधिकारी हो सकता है, कोई इंसान यहां हो सकता है, यू आर हियर, लेकिन हियर के साथ दानी यहां पाएगा तो मीन्स ये भी नहीं हो पाएगा। कोई बाल तो हो नहीं सकता, कोई खरगोश हो सकता है, चलो हो कि तुम खरगोश हो, तुम मान लो। लेकिन आगे टू द थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है सिंहासन। अब सिंहासन का कोई खरगोश होगा, सिंहासन का कोई खरगोश होगा या सिंहासन का उत्तराधिकारी? तो सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, सिंहासन का खरगोश नहीं होगा। कि यू आर द ईयर टू द थ्रोन, कि तुम सिंहासन के उत्तराधिकारी हो, एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर, और तुम्हें उसी प्रकार से उस मैनर में बिहेव करना चाहिए। कि तुम उत्तराधिकारी हो वैसे ही तुम्हें बिहेव करना चाहिए। होमोनी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सेंटेंस अरेंजमेंट, ये रीडिंग स्किल से पूछा गया। ये रीडिंग स्किल से पूछा गया है बेटा। दो 2024 का क्वेश्चन रीडिंग स्किल से बनाइए, ABCD रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई 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 रिप्लाई। कोशिश 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 कोशिश। ट्राई 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 ट्राई। तो देखो, इसको करने का जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ये देखो कि जो सीक्वेंस है वो किस किस लेटर से शुरू हो रही है। SSRP, तो जो सीक्वेंस है या तो S से या R से या P से शुरू हो रही है। तो मतलब जो पहला होगा इस पैराग्राफ का, जो पहला सेंटेंस होगा या तो S होगा या R होगा या P होगा। पहला इन तीनों में से क्यों नहीं हो सकता? क्यों वैसे भी नहीं हो सकता? देखो लेट वर्ब की सेकंड फॉर्म से शुरू हो रहा है, ये तो सेकंड या थर्ड फॉर्म हो सकती है, इससे शुरू हो रहा है, ये नहीं हो सकता। अब इन तीनों में से देखो कि कौन सा होगा। अगर मैं तीनों की बात करूं, एंड हैज, ये कंजंक्शन आया, और कंजंक्शन दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। तो एंड कंजंक्शन है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। तो अगर इसे जोड़ रहा है तो इससे पहले भी कुछ होना चाहिए। तो इसका मतलब है P पहला नहीं हो सकता। अगर P पहला नहीं हो सकता तो भाई P को काट दो, P पहला नहीं है, P को काट दो। अब कहता है, क्या कहते हैं, P पहला नहीं है तो या तो पहला R है या फिर पहला S है। कहता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हाँ भाई ये हो सकता है पहला की सब्जेक्ट हो जाएगा टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और फिर अगर ये पहला हो सकता है तो भाई R पहला हो सकता है भी R पहला हो। अब दूसरा, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज, ये भी हो सकता है भाई ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, ये सब्जेक्ट और ये हैज वर्ब हो सकती है। ये समझ में आ गया, ये भी हो सकता है। तो मतलब S भी पहला हो सकता है, R भी पहला हो सकता है। तो करे क्या? एक बार काम कर लो, एक बार S के बाद R पढ़ लो और एक बार R के बाद Q पढ़ लो, ऐसे देख लो। तो पहले R के बाद Q पढ़ लेते हैं। तो कहता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स लेड टू मच स्ट्रेस, कि भाई टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने डाला है बहुत ज्यादा स्ट्रेस, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला है किस चीज पर? P लिख लो, किस चीज पर डाला है? एंड। तो मतलब ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। अगर मैं ऐसे बोल दूं टीचर एंड स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला है ऑन, तो ऑन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन बिना नाउन प्रोनाउन के आएगा नहीं। प्रेपोजिशन बिना नाउन प्रोनाउन के आएगा नहीं। आप प्रेपोजिशन लगा रहे हो तो नाउन प्रोनाउन भी होना चाहिए। तो इधर तो कंजंक्शन आ गया। तो मींस R के बाद Q तो हो सकता है लेकिन Q के बाद P नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है इसकी बैंड बच गई। अब बचा S के बाद या R या S के बाद Q। तो पहले S देख लो, S के बाद R या फिर S के बाद Q। ना तो ये पता चला कि भाई ये गलत हो गया, कौन सा? R वाला गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो भाई सीधी सी बात है, फिर पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया S। तो ये पहला हो गया क्योंकि और तो कट गए, तो S से पहला हो गया।
अब एक बार एस के बाद आर पढ़ लो, एक बार एस के बाद क्यू पढ़ लो। तो एस के बाद आर पढ़ते हैं तो पहले इसका ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, तो एस के बाद आर पढ़े, तो अगर मैं आर पढ़ता हूं ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज टीचर्स, कहता है ऑनलाइन एजुकेशन के पास टीचर और स्टूडेंट्स हैं, या वो ये कहना चाहता है कि हैज के बाद V3 चाहिए और यहां V3 है नहीं, तो मतलब एस के बाद आर कनेक्ट होगा नहीं। तो अब जरा देखो एस के बाद क्यू पढ़ो, एस के बाद अगर आप क्यू पढ़ते हो तो यहां पर हैज है, हैव की फॉर्म, तो इसे क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एस के बाद क्यू आ गया, तो आंसर ये रहा इसके बाद। तो यही होगा एस के बाद क्यू और आर और पी, तो आंसर जो होगा ये एस आर सॉरी एस क्यू आर पी, पहला एस क्यू आर और ये पी। तो मीनिंग देखो ऑनलाइन एजुकेशन हैज, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ने हैज लेड, उसने डाला है क्या, टू मच स्ट्रेस, ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला है किस पर, कहता है ऑन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला है। एंड हैज आल्सो क्रिएटेड, और उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो डाला है और उसने क्रिएट कर दिया है ए वाइड गैप बिटवीन देम, एक गैप क्रिएट कर दिया है विद्यार्थी और जो टीचर्स है उनके बीच, ऑनलाइन एजुकेशन ने, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन में बच्चा सामने होता है तो गैप नहीं होता, ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चा अलग टीचर अलग, तो दोनों अलग अलग, तो गैप बना दिया है और स्ट्रेस भी डाला है। तो ये हमारा पैराग्राफ आंसर ले रहा है सी। क्लियर हुआ कि नहीं? गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। डन, चलिए तो अगले बढ़ते हैं। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली, तो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ये दो बार हिज आ गया, वैसे बेसिकली एक ही बार है, वो टाइपिंग एरर था, है ना। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली, डू इट। समझा नहीं बेटा, आपके चैनल पर सभी का PYQ में समझा नहीं बेटा, सभी का मतलब क्या कहना चाह रहे हो? संतोष देखो क्या कहना चाह रहे हैं, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या आ जाए। देखो तो एक क्या होता है, जैसे बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये जो एरर है ये एरर है पॉजेसिव एडजेक्टिव से, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव से एरर। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे माई के आई से क्या बना, माई, तो अगर सब्जेक्ट आई होगा, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव देना है माई, अगर सब्जेक्ट वी होगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव देना है अवर, सब्जेक्ट अगर यू होगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव देना है योर। इसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट आपका एवरी वन होगा, अगर सब्जेक्ट आपका एवरी वन होगा तो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, और अगर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव वन होगा, अगर सब्जेक्ट आपका वन होगा, जहां पे वन का मतलब है हर कोई, हर एक, यहां पर ऑल की बात होगी, जहां वन का मतलब होगा ऑल, सभी। तो अगर आपका सब्जेक्ट वन हुआ तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वंस, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव से। तो हमारा सेंटेंस है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली, कि हर एक इंसान को अपनी ड्यूटी ढंग से करनी चाहिए, हर एक इंसान को अपनी ड्यूटी ढंग से करनी चाहिए। तो मतलब हर एक इंसान की, वन का मतलब है हर किसी, पर हर प्रत्येक इंसान को अपनी ड्यूटी ढंग से करनी चाहिए। तो एक तो ये स्पेलिंग से गलत हो गया, प्रॉपरली ई नहीं, ई आएगा ए नहीं, तो ये गलत। और दूसरा वन अगर आएगा तो ये जो वन है ये प्लूरल है, एपोस्ट्रोफी नहीं है, तो ये गलत होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये स्पेलिंग से गलत, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं दिया इसलिए गलत। वन के बाद वंस आएगा, ये ठीक हो सकता है, और स्पेलिंग भी ठीक है, तो आंसर ये होना चाहिए। वन मस्ट डू, वन आया तो बेटा वंस ड्यूटी, इस वंस का मतलब होता है एक बार, वंस ट्वाइस थ्राइस, इसका मतलब होता है एक बार, तो ये एक बार, तो ये भी गलत हो गया। तो कहता है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली। अब ये तो वन के साथ वंस ठीक है, लेकिन प्रॉपरली में ई नहीं आ रखा, तो ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अलोकित झा, बेटा बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आपका स्टेनो
का एग्जाम क्लियर हो गया, दैट्स ग्रेट। बस टाइम वाइम मिले तो आकर यार मिठाई उठाई दे जाना। वैसे तो अब तो ऑनलाइन का भी सीन है, आप ऑनलाइन भी भिजवा सकते हो यार, कुरियर वगैरह सर्विस बहुत है ऑनलाइन सर्विस। सीएमसी का एड्रेस डालो भेज देगा कोई भी, ठीक है, बड़ी खुशी की बात। तुम भी कहोगे यार ऑनलाइन क्या आया, सबने तो मिठाई मांग ली चलो, इट इज टाइम समवन टेक्स कॉन्क्रीट स्टेप टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। एलिविएट का मतलब होता है बेटा, ये सिनोनिम एंटोनिम में बहुत आता है वर्ड एलिविएट करना। एलिविएट सिनोनिम एंटोनिम में बहुत देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है लेसन, LESSEN, ON नहीं है, वो तो पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है कम करना, मतलब किसी भी चीज को घटाना, मतलब डिक्रीज करना, किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करना एलिविएट कहते हैं, कम करना, किसी भी चीज को कम करना। तो इसका सिनोनिम लेसन भी होता है, डिक्रीज भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इट इज टाइम कि भाई ये समय है कि समवन, कि कोई इंसान ले कॉन्क्रीट स्टेप्स, की एक मजबूत कदम उठाए, टू एलिवेट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को कम करने के लिए, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कम करने के लिए कदम उठाए कंट्री के अंदर। कि अब ऐसा समय आ गया कि कोई ऐसा काम करे। तो बेटा देखो, दो फ्रेज समझ लो, दो क्लोज समझ लो, दो क्लोज समझ लो। अगर आपके पास क्लोज आ जाए ऐसे, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम। अगर आपके पास ये क्लोज हो जाए, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, ऐसे, तो बेटा अगला जो क्लोज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अगला जो क्लोज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और अगर एक ये आ जाए, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इसके साथ ऐसे भी आ जाता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज गुड टाइम, इट इज बैड टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो इसके साथ एक एडजेक्टिव भी दे देता है। तो इट इज टाइम का इट इज गुड टाइम, इट इज बैड टाइम। तो इट इज टाइम कह रहा समय हो गया है। तो जब भी ये क्लॉज आता है तो अगले क्लॉज में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देनी होती है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, V2। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट देना पड़ेगा। बेसिकली ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस का सेकंड टाइप। इम्प्रोबेबल कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं जब हम प्रेजेंट में इमेजिनेशन करते हैं, जब हम किसी चीज को इमेजिन करें प्रेजेंट में। जैसे इट इज टाइम कि समय है, ये समय है कि कोई मजबूत कदम उठाए, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को कम करने के लिए कोई मजबूत कदम उठाए। तो हम इमेजिन कर रहे हैं, तो कोई इमेजिन कर रहे हैं। तो बेटा अगर आपको ये बात समझ में आई, तो इस क्लॉज के आने की वजह से, तो जो ये अगला क्लॉज है उसके अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो यहां आपको टुक लेना पड़ेगा बेटा, समझ रहे बच्चे? ये हमारा टेक्स्ट का टुक। और ये मैं क्लास में 2 बार पढ़ाता हूं। एक तो इसे मैं टेंस में पढ़ाता हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर मैं समझाता हूं, किसी वजह से पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट को कनेक्ट करता हूं, और दूसरा कंडीशनल में तुम बताते ही। तो आंसर ये हो जाए, क्लियर है? चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। नन देन यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। चलिए बताइए, टीयर 2 का क्वेश्चन है बेटा, CPO, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। देखते हैं किसमें दिल्ली पुलिस वाली काबिलियत है। इसके अंदर एरर बताओ और ये भी जस्टिफाई करो क्यों। देखते हैं किसके अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर दरोगा बनने की काबिलियत है। किसके अंदर दरोगा बनने की काबिलियत है, देखें। समझाओ समझाओ, लिख कर बताओ, ऐसे नहीं, ABCD नहीं करें, ABCD नहीं करें, समझाएंगे तभी तो। ABCD तो तुक्का भी हो सकता है। तो देखो बेटा, इसके अंदर जो आंसर है, इसके अंदर जो आंसर है वो है डिजर्व्स। डिजर्व नहीं होगा, डिजर्व, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो डिजर्व कहां है? डिजर्व क्रेडिट। तो आंसर ये। अब दूसरी बात, ये आपके ना इसके अंदर 2 एरर हो गए। ये टाइपिंग एरर है, बात समझो। ये टाइपिस्ट ने टाइपिंग में एरर कर दिया है। बेसिकली यहां डिजर्व्स होगा एक तो ये एरर, लेकिन ये टाइपिंग एरर है। असली जो एरर है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक्चुअली एग्जैक्ट एरर जो है वो एग्जैक्ट एरर है इसमें। क्या एरर है? यहां पर देन के स्थान पर आपको बट लगाना पड़ेगा। अब कहता है ये हुआ क्या, नन बट यू। तो अब यहां पे कहता है नन बट यू। अब ये कहता है ऐसे कैसे भाई? नन बट यू डिजर्व्स क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो समझो इस बात को।
हाँ बेटा पंकज, अभी पूरी बात मुझे करने दे। मैं पूरा समझा तो दूं, अभी तो मैंने शुरू किया है बेटा। है? देख, अब तो बट की कहानी समझ, अब तो यहां बट की कहानी समझ। बट जो होता है, एक तो कंजंक्शन भी होता है, और बेटा बट जो होता है एक प्रेपोजिशन भी होता है। बट कंजंक्शन भी होता है, बट प्रेपोजिशन भी होता है। बट दोनों काम करता है, बट कंजंक्शन का भी काम करेगा, बट प्रेपोजिशन का भी काम करेगा। बट जब कंजंक्शन का काम करता है तो इसका मीनिंग होता है लेकिन, किंतु, परंतु। तब इसका मीनिंग होता है ऐसे, लेकिन, किंतु, परंतु। तब इसका ये सेंस रहता है, और उस वक्त ये दो क्लॉज हैं तो क्लॉज को कनेक्ट करेगा। कंजंक्शन में दो क्लॉज को कनेक्ट करेगा, लेकिन दो प्रेपोजिशन होगा, तो अगर ये प्रेपोजिशन होगा तो इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट, मींस के सिवाय, के सिवाय, के अलावा, के अतिरिक्त, कहता है के सिवाय, के अलावा। तो तब इसका मीनिंग होता है ये, के अलावा। आप जरा देखो, तो यहां पर ही कंजंक्शन नहीं है, यहां पर बट जो यूज हुआ है वो प्रेपोजिशन है। बट जो यूज हुआ है वो प्रेपोजिशन है, और अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा तो वो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। भाई कॉन्सेप्ट है हमारा, प्रेपोजिशन के बाद जो भी शब्द, जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो प्रेपोजिशन के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है नन सब्जेक्ट है, और नन जो होता है वो नो वन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो ये ऑलरेडी डिजर्व्स होगा, ये टाइपिंग एरर है। देन की जगह बट होगा। अब देन की जगह आप बट कर दो, ये ठीक हो जाएगा। देन की जगह आप बट कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी एक तरीके से और भी ठीक हो सकता है। तो अब इसका मीनिंग भी देख लो, नन बट यू, कि तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है जो डिजर्व करे क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। कि जो प्रोजेक्ट की जो सफलता हुई है, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है जिसको क्रेडिट दिया जाए, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। तो कहता है नन डिजर्व्स, कोई डिजर्व नहीं करता क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो कौन डिजर्व करता है? बट यू, तुम्हारे सिवा कोई और डिजर्व नहीं करता। दिस इज द मीनिंग। बाकी एक चीज और देखो, हमने यहां पे लिखा नन देन यू, तो आप अगर ऐसे कर दें नन ऑफ यू, none of you deserves, none of you deserve the credit, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बस मीनिंग बदल जाएगा, उस कंडीशन में भी मीनिंग बदल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो none of you तो ऑफ प्रेपोजिशन, इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, तब भी डिजर्व होगा। लेकिन इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम में से कोई भी डिजर्व नहीं करता इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए, कोई तुम में से कोई डिजर्व करता ही नहीं, कोई और ही है जो डिजर्व करता। इसका मतलब है सिर्फ तुम डिजर्व करते हो, इसका मतलब है कोई भी डिजर्व नहीं करता। मीनिंग बदल जाएगा। तो ये दो तरीके से ठीक होगा। समझ में आया कि नहीं आया मुझे सभी बताओ, जो देख रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट मैंने पूरा समझा दिया, मुझे सभी बताओ बेटा, टाइप करके बताओ यस और नो में, क्लियर है कि नहीं? यस और नो में क्लियर है तो यस, क्लियर नहीं है तो नो। गुड, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस वाज और वर अनक्लीन। गुड। एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस वर अनक्लीन। अब देखो, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। कंफ्यूजन यहां आती है एवरी नूक एंड कॉर्नर। तो ध्यान रखो, जहां पर भी एवरी आ जाए तो एवरी के बाद जो भी शब्द है वो हमेशा सिंगुलर हो। और एवरी क्या है? डिटरमिनर। और एवरी के बाद आप प्लूरल नाउन तो लगा ही नहीं सकते ना बेटा। आप एवरी के बाद एवरी बुक्स तो कर ही नहीं पाओगे ना बेटा, ये तो हो ही नहीं सकता। एवरी के बाद आप जो भी नाउन रखोगे, एवरी डिटरमिनर है, इसके बाद आप जो भी नाउन रखोगे तो वो सिंगुलर हो। और डिटरमिनर का नियम है सिंगुलर, अगर डिटरमिनर के बाद सिंगुलर नाउन है तो आपको सिंगुलर वर्ब लिखना। तो डिटरमिनर है तो इसके बाद ये सिंगुलर नाउन माना जाएगा।
कि एवरी नूक एंड कॉर्नर मतलब घर का एक एक कोना ऑफ द हाउस। अब जो ये ऑफ द हाउस है ये प्लेस है, ऑफ द हाउस है ये प्लेस है। प्लेस बोले तो एमपीटीआर का हिस्सा है, मैनर प्लेस टाइम रीजन, और मैनर प्लेस टाइम रीजन सेंटेंस का कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते। सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट नहीं बन सकते, तो ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट ये तो हो नहीं सकता, तो फिर सब्जेक्ट यही होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट। डिटरमिनर के बाद सिंगुलर नाउन आया, सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो वर्ब की जगह आपको वाज लिखना पड़ेगा। तो देखो वाज कहां पर है, तो वाज एक तो यहां पर है, वाज एक यहां पर है, तो यहां वर है, तो ये दोनों गलत है। ऑफ हाउस ऑफ द हाउस। बेटा अब जो नूक एंड कॉर्नर है पर्टिकुलर किसी घर का है, तो ये अननोन हाउस नहीं है, नोन हाउस है। अब ये नोन हाउस है तो आपको द लगाना पड़ेगा, ऑफ ए हाउस। आया समझ? तो ये डिटरमिनर का केस है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और डिटरमिनर, दो कॉन्सेप्ट से ये सोल्व हो गए। दो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर, ये सोल्व हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा। मदर ऑर्डर्ड जॉन टू स्विच ऑन द लाइट एज इट वॉज टाइम टू स्लीप, एज इट वॉज टाइम टू स्लीप, क्योंकि सोने का समय हो गया था, क्योंकि सोने का समय हो गया था। माने जॉन से कहा लाइट बंद करने के लिए क्योंकि सोने का समय हो गया था। बताओ, तो एक बात बताओ, अगर सोने का समय हो गया तो लाइट ऑन करने के लिए कहेगी मां या बंद करने के लिए? अब मुझे ऐसा नहीं लगता कोई लाइट ऑन करके सोता है, लाइट बंद करके ही सोते हैं, तभी नींद आती है। तो अब तभी नींद आती है तो अब स्विच ऑन नहीं स्विच ऑफ होगा, और स्विच ऑफ होगा तो ओ डबल एफ लगेगा, तो इसने सिंगल एफ लगाया या इन लगाया, यहां आउट लगाया, तो आंसर सी। ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो देख लो बेटा, आए हुए 2022 में आया हुआ टीयर 1 में, तो ये प्रेपोजिशनल एरर है। देखो छोटे छोटे ये ऐसे भी देता है, मतलब ये लॉजिकल, ये कोई ग्रामेटिकल इतना नहीं था, लॉजिकल ज्यादा था। ये ग्रामेटिकल इतना एरर नहीं था जितना लॉजिकल था, मतलब मीनिंग के हिसाब से। बस सो रहे हो तो लाइट बंद करोगे ना, जगह सो रहे हो तो लाइट खोल के थोड़ी सोओगे, ये कहना चाहते हैं। द इंटर्न शुड टेक ए राइट चॉइस इन चूजिंग द राइट जॉब फॉर हर। ये कोलोकेशन से आया, ये कोलोकेशन से आया है। और कोलोकेशन क्या होता है? फिक्स्ड फ्रेज। कुछ चीजें फिक्स्ड फ्रेज के रूप में आती हैं, कि जैसे भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम उसे बोलेंगे मीट विद एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का होने का मीट विद एन एक्सीडेंट, तो एक फ्रेज है। अब आप एक्सीडेंट होने के लिए कोई और वर्ब नहीं लगा सकते, आपको मीट विद एन एक्सीडेंट लगाना पड़ेगा। तो एक्सीडेंट होने के लिए हम मीट लगाते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो इसे कोलोकेशन कहते हैं। ये फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं। तो ऐसे ही सही चॉइस लेने के लिए, सही चॉइस लेने के लिए मेक ए राइट चॉइस होगा। जब मैं किसी से कहता हूं तेरे पास दो ऑप्शन है, ये और ये, तो सही ऑप्शन चुन, तो मैं क्या बोलूंगा? मेक ए राइट डिसीजन। राइट डिसीजन, गलत डिसीजन नहीं लेना, मेक ए राइट डिसीजन। तो ये फिक्स्ड फ्रेज है। आई बात समझ बच्चे? चलिए, छोटी छोटी बातें हैं, सारी बात पता होनी चाहिए कि आपको वही नूक एंड कॉर्नर, अभी आया था ना नूक एंड कॉर्नर, तो यू मस्ट नो द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आने वाले एक एक पॉइंट को समझना है कि यार किस लेवल पर जाकर वो बातें कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करे जा रहे हो, तो आप वोकेबलरी याद करे जा रहे हो, आप लॉजिक को, ग्रामर को, सबको मिक्स करके देखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे। अगला, शी लिव्ड इन वेल रिसोर्स्ड सराउंडिंग। वेल रिसोर्स्ड, जहां पर सारी रिसोर्सेज हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो जहां पर सारी सुख सुविधाएं हैं वो ऐसी सराउंडिंग्स में रहा करती थी। तो इसको देखो, अब मैं ऐसे कहूं, कहता है कि नो सब्स्टिट्यूट, कि बता कि ऑल रिसोर्स्ड सराउंडिंग्स, तो रिसोर्स नहीं, रिसोर्सफुल हो जाएगा तो ठीक होता, तो ये गलत है। अब ये क्या कहते हैं? रिसोर्स्ड सराउंडिंग नहीं होगा, ठीक है ना, रिसोर्सफुल हो सकता था, रिसोर्स्ड नहीं होगा, पास्ट पार्टिसिपल नहीं लगेगा। पास्ट पार्टिसिपल हम तब लगाते हैं कि जो एक्शन पास्ट में हुआ प्रेजेंट में इफेक्ट भी शो करता है। जैसे शी इज मैरिड, अब मैंने कहा शी इज मैरिड, कि मैरिड को मैंने से क्यों बोला? क्योंकि उसकी शादी पास्ट में होगी, तभी तो मैंने मैरिड बोला। तो यहां पर रिसोर्स्ड सही नहीं रहेगा, गलत हो गया। अब कह रहा है सराउंडिंग, इन क्या हुआ? इन प्रेपोजिशन। देखो आना क्या चाहिए, इन क्या हुआ? इन क्या हुआ? प्रेपोजिशन।
प्रेपोजिशन आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन, प्रेपोजिशन नाउन लेगा और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। अब मुझे एडजेक्टिव चाहिए, तो बेटा आर वाई वाले वर्ड नाउन होते हैं, आर वाई वाले वर्ड नाउन होते हैं, जैसे लग्जरी, स्टेशनरी, ब्रेवरी, है ना, क्रोकरी, तो आर वाई वाले शब्द नाउन होते हैं। तो अब ये नाउन है तो हमें चाहिए एडजेक्टिव, दे दिया नाउन, गलत, मुझे यहां एडजेक्टिव चाहिए, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव चाहिए। और बेटा जिस वर्ड के एंड में नेस होगा वो भी नाउन होता है, लिख लीजिए ये नाउन होता है, तो गलत। और जिस वर्ड के एंड में ओयूएस होगा, जैसे फेमस, लोकेशियस, वोरेशियस, मैग्नीशियस, तो ओयूएस वाले वर्ड जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियस। तो क्या कहता है, लग्जूरियस हाउस, तो शी लिव्ड इन ए लग्जूरियस हाउस, तो उसकी सराउंडिंग जो थी बड़ी ही लग्जूरियस थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर, कहता मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेले के अंदर इतने ह्यूज क्राउड में तुम खो जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। तो इसमें जो एरर है वो है कंजंक्शन से, इसमें जो एरर है कंजंक्शन से। देखो टीयर 2 2024, और कौन सा कंजंक्शन, लेस्ट, इसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा न हो, इसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा न हो कि। अब इसकी हिंदी कहीं ऐसा ना हो कि, तो इसके अंदर ना इंक्लूडेड है, तो अगर ना इंक्लूडेड है तो इट इज ए सेमी नेगेटिव, इट इज इन सेमी नेगेटिव वर्ड्स, ये जो वर्ड है सेमी नेगेटिव। अब सेमी नेगेटिव का मतलब है अगर लेस्ट आएगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में नोट नहीं आ सकता, तो अब अगर आपने लेस्ट लगा दिया है तो आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में नोट नहीं लगा पाएंगे, सुपरफ्लूस हो जाएगा, लेस्ट में नोट इंक्लूडेड। तो कहता है मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बड़े क्राउड के अंदर फेयर में खो जाओ, तो नोट यहां पर सुपरफ्लूस हुआ, जब लेस्ट आएगा तो नोट नहीं आएगा। तो ये एरर कंजंक्शन से भी है और हम इसको कह सकते हैं ये एरर सुपरफ्लूस से भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक पंकज, गुड, सुमित ने पंकज ने एक्सप्लेन किया, गुड। अगला टीयर 2 सीपीओ दिल्ली सब इंस्पेक्टर, सीपीओ टीयर 2 2024 में पूछा गया प्रश्न, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल द टाइम कम्स, व्हाइल द टाइम कम्स। सुमित बेहतरीन, बढ़िया। बट अगर मैं बोलूं आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लूंगा, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं व्हेन, कब करेगा, तो मींस मैं टाइम बता रहा हूं कि भाई समय आने दो, तो मींस ये इस एक्शन के टाइम को डिनोट कर रहा है। तो बेटा जब ये टाइम को डिनोट कर रहा है तो बेटा टाइम को मैं व्हाइल से नहीं, टाइम को मैं व्हेन से डिनोट करूं, ये टाइम और टाइम को व्हेन से डिनोट करते, तो ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन एरर। कह रहा जब टाइम आएगा तो व्हाइल नहीं आएगा, व्हेन आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां पर इन प्लेस ऑफ व्हाइल यूज व्हेन, कंजंक्शन एरर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला एरर आपकी स्क्रीन पर, लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडेवर शुडंट बी, कहता है लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ द एंडेवर शुडंट बी। बोलो 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 बोलो, तो लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ द एंडेवर शुडंट बी। तो बेटा ये सब्जेक्ट वर्ब, ये सॉरी क्वेश्चन टैग से, इट इज द एरर फ्रॉम क्वेश्चन टैग। अब तुम एक छोटी सी बात और बता दो, क्वेश्चन टैग बड़ा इजी, बड़ा आसान, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, जनरली इसके अंदर टीयर 2 में क्वेश्चन पूछता नहीं है, जनरली नहीं पूछता क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। और देखो सीपीओ सब इंस्पेक्टर में आया हुआ, और ये बेटा अभी देखो हाल ही में आया 2024 में, तो सीपीओ सब इंस्पेक्टर में इतना इजी क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन अब पूछ लिया है तो भैया क्या ही कर सकते हैं, अब उसके मैं कान तो पकड़वा नहीं सकता कि तूने क्यों पूछा, तो अब आंसर दे दो। तो अगर लेटस से सेंटेंस शुरू है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है और उसका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन टैग बनता है शैल बी।
फिक्स्ड। लेटेस्ट आने पे क्वेश्चन टैग शैल बी बनता है। तो यहां पर क्या आ गई, इंपेरेटिव सेंटेंस है लेटेस्ट, तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो शुडंट बी नहीं है, ये बनेगा शैल। लेट अस वर्क द डिटेल्स ऑफ शुडंट बी की जगह शैल, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू लाइक हर बिकॉज शी हैज ए जनरस नेचर। यार मैं समझ रहा हूं तुम उसे पसंद करते हो क्योंकि उसका नेचर बड़ा जनरस है, उसका नेचर बड़ा जनरस है। बताओ शैल, शैल बी नहीं बेटा, शैल बी, बी डब्ल्यू ई बी, शैल बी। आप जरा देखो, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस एरर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एरर है बेटा। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, देखो आईएनजी फॉर्म हम तभी लगाते हैं, हम आईएनजी फॉर्म तभी लगाते हैं जब सब्जेक्ट एक्शन के करने पर एफर्ट डाल रहा हो। जब हम एफर्ट, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में एफर्ट डाल रहा हूं, तुम मेरी बात को सुन रहे हो तो सुनने में एफर्ट डाल रहे हो, तो आईएनजी हम तभी लगाते हैं जब सब्जेक्ट एफर्ट करे। लेकिन कुछ काम अपने आप होते हैं, कुछ काम ऑटोमेटिक है, और जो काम ऑटोमेटिक है कि भाई वो खूबसूरत लग रही है तो इट इज ऑटोमेटिक। अगर वो खूबसूरत है, खूबसूरत है, वो खाना खा रही है तो भी खूबसूरत है, हंस रही है तो भी खूबसूरत है, रो रही है तो भी खूबसूरत है, क्योंकि वो खूबसूरत होने का काम नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे वो खूबसूरत दिख रही है। तो हम शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे शी लुक्स ब्यूटीफुल। हिंदी में चाहे रहा है रही है, उससे कोई मैटर नहीं, हिंदी से कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर शी जो है एक्शन कर नहीं रही, तो खूबसूरत दिख रही है तो एक्शन कर नहीं रही। तो सब्जेक्ट अगर एक्शन नहीं कर रहा होता, कुछ एक्शन ऑटोमेटिक होते हैं, तो उसमें आईएनजी नहीं लगा, तो उन्हें हम स्टेटिव एक्शन कहते हैं। तो जो एक्शन ऑटोमेटिक रहते हैं उन्हें हम स्टेटिव एक्शन कहते हैं, और स्टेटिव एक्शन का मतलब है जो ना चल रहा है ना खत्म है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो अंडरस्टैंडिंग कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं काम कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग ऐसी चीज नहीं जो मैं काम कर रहा हूं। अंडरस्टैंड, कोई घटनाएं घटित हो रही हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ तो धोखा हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि यार मैं यहां पर हूं तो मेरा अस्तित्व है या नहीं, तो वो मुझे माहौल देखकर ऑटोमेटिक समझ में आएगा, मेरे करने से नहीं, ये ऑटोमेटिक है। और जो एक्शन ऑटोमेटिक है वही स्टेटिव है, स्टेटिव है तो आईएनजी नहीं लगा पाओ, तो आई अंडरस्टैंड होगा, आई अंडरस्टैंड होगा। क्लियर हो बेटा? नो एफर्ट नो आईएनजी, समझ लो सब्जेक्ट एफर्ट नहीं डाल रहा, आईएनजी नहीं लगेगा। When he resigned, the company offered him a huge sum of money, but he refused to agree to it. अब इसके अंदर ग्रामर नहीं है, इस सेंटेंस में लॉजिक है, सिर्फ मीनिंग। आप मीनिंग निकालो, आंसर दो। इसके अंदर सिर्फ लॉजिक है, इसमें सिर्फ लॉजिक है, इसमें कोई ग्रामर नहीं। मीनिंग निकालोगे आप आंसर दे दोगे, मीनिंग समझ में आएगा तो आंसर दे दोगे। When he resigned, जब उसने रिजाइन किया, द कंपनी ऑफर्ड हिम, तो भाई वो रिजाइन करा कि मैं छोड़ रहा हूं, तो कंपनी ने उसे ऑफर किया कि यार तू बढ़िया बंदा, तुझे ऑफर करते हैं ए ह्यूज सम ऑफ मनी, क्या कहते हैं मनी का, कि भाई मैं हम तुम्हें, तुम्हारी सैलरी 1 लाख है, हम तुम्हारी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख कर रहे हैं, ह्यूज अमाउंट कर दिया उसका। बट ही रिफ्यूज, लेकिन उसने मना कर दिया, टू अग्री टू इट, उस बात को अग्री करने से मना कर दिया। तो अब बताओ क्या आंसर होगा? एक्सीलेंट सुनिए, तो बेटा अग्री नहीं, इस बात को अग्री नहीं, उसको अमाउंट लेने से, उसने अमाउंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, एक्सेप्ट। तो अग्री नहीं, एक्सेप्ट, ये क्या ट्रांसलेशन से निकला, इसके अंदर कोई एरर ही नहीं, मतलब ग्रामर नहीं, ये ग्रामर नहीं है, ये हमारा रीडिंग स्किल, जिसका रीडिंग ठीक है, समझ पा रहा है बातों को, दे देगा आंसर। तो तीन ही चीजें आती है ना बेटा एग्जाम में, ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, रीडिंग से रिलेटेड है। आज के लिए लास्ट कर लेते, आज के लिए लास्ट, अंतिम। Since his son has not yet completed the age of 18, he was reluctant to fulfill his son's demand of getting a motorcycle. ये क्योंकि है बेटा, इसका मीनिंग है क्योंकि है, यहां पर ये रीजन बता, यहां ये रीजन बता रहा। आंसर बताओ आज के लिए लास्ट।
दो बार आ गया टू कहां? When he resigned, the company offered him a huge amount of money, but he refused to. नहीं, बेटा टू अग्री, ये इन्फिनिटिव, ये जो टू है ये इन्फिनिटिव के लिए है, और टू इट ये प्रेपोजिशन, ये इन्फिनिटिव वाला टू है, टू इट, और ये इस प्रोनाउन के लिए आया है। दोनों ठीक है बेटा, ये दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एरर बताओ आज का लास्ट। तो देखो अब वो क्या करता है, आंसर जो है वो वॉस की जगह इज होगा। इसके अंदर जो एरर है वास की जगह इज होगा। देखो वैसे सेंटेंस इतना बड़ा, लेकिन आंसर इज होगा, क्योंकि अंडरस्टैंड करो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि उसका सन जो है ना, हैज नॉट येट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, कह रहा उसके बेटे ने अभी तक 18 साल की उम्र भी पूरी नहीं करी है। उसके बेटे ने अभी तक 18 साल की उम्र में भी पूरी नहीं करी है, तो कहता है ही इज रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक, कि उसकी इच्छा नहीं है, ही इज रिलेक्टेंट, वो इच्छा नहीं है उसकी, टू फुलफिल हिज सन्स डिमांड, कि अपने बेटे की डिमांड को पूरा करे, ऑफ गेटिंग अ मोटर बाइक। तो उसकी बेटा कहता है मोटर बाइक दिला दो, तो उनका भी 18 साल की उम्र पूरी नहीं करी, मैं उसे बाइक दिला दूं तो खतरा है, तो वो रिलेक्टेंट है। तो मींस यहां पर देखो क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट, येट से प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इज लगेगा वाज में। तो आज हमने 17 क्वेश्चन देखे बेटे, आज हमने 17 क्वेश्चन देखे, तो आज की क्लास सिर्फ इतनी। मिलते हैं कल।